गुड मॉर्निंग एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। इससे पहले वाली क्लास के अंदर अपन ने लेसन 2 अध्याय 2 से पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स अध्याय या लेसन में से अपन ने पुंकेसर यानी कि स्टेमन, फिर परागकोश, एंथर, माइक्रोस्पोरेंजियम, लघु बीजाणुधानी, इनकी संरचना का अध्ययन किया था। पुष्प के बारे में अध्ययन किया था कि पुष्प के कितने भाग होते हैं। उसके बाद में पुंकेसर, फिर परागकोश और लघु बीजाणुधानी। परागकोश की अपन ने अनुप्रस्थ काट का अध्ययन किया, जिसके अंदर परागकोश को प्रारूपिक रूप से 2 भागों में बांटा था। अपन ने अध्ययन के लिए उसे 2 भागों में बांटा। परागकोश यानी कि एंथर को अपन ने 2 भागों में बांटा। वो 2 भाग जो मुख्य भाग बने थे वो भाग थे, पहला परागकोश भित्ति और दूसरा बीजाणुजन उत्तक। परागकोश भित्ति यानी कि एंथर वॉल और बीजाणुजन उत्तक स्पोरोजिनस टिश्यू। परागकोश की भित्तियों का अपन ने अध्ययन किया। परागकोश की भित्ति 4 भित्तियां होती हैं परागकोश पर। सबसे बाहर की तरफ एपिडर्मिस, बाह्य त्वचा, उसके बाद में एंडोथीसियम या अंतःस्थीसियम, उसके बाद तीसरी लेयर जो होती है 1 या 3 लेयर तक होती है, वो मिडिल लेयर या मध्य परतें। और उसके बाद में परागकोश की चौथी और इंपॉर्टेंट परत होती है टेपिटम या पोषूत्तक। पोषूत्तक या टेपिटम परागकोश की महत्वपूर्ण और आवश्यक परत है, क्योंकि टेपिटम परागकोश के अंदर बनने वाले लघु बीजाणु या परागकणों को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। टेपिटम के अंतर्गत ही अपने टेपिटम के यानी कि पोषूत्तक के टाइप पढ़े, प्रकार पढ़े। 2 प्रकार की टेपिटम होती है, एक अमीबीय टेपिटम, अमीबोइड या पेरिप्लाज्मोडियल टेपिटम, और दूसरी होती है स्रावी या ग्रंथिल टेपिटम अर्थात ग्लैंडुलर या सिक्रेटरी टेपिटम। इसके बाद में अपन ने टेपिटम के कुछ कार्य पढ़े थे, जैसे कि टेपिटम के क्या क्या कार्य हैं। सबसे पहले तो है कि बीजाणु जनन उत्तक के अंदर जो कोशिकाएं बनेंगी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका या लघु बीजाणु, उनको पोषण प्रदान करेगी। टेपिटम कोशिकाओं के द्वारा हार्मोन भी स्रावित किया जाता है, जैसे कि IAA। टेपिटम कोशिकाओं से कैलेज नामक एंजाइम स्रावित किया जाता है, जिससे कैलोज के बंधन से लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में जो परागकोश का दूसरा टाइप था, पहला टाइप परागकोश भित्ति जो आपको बताई, इसके बाद दूसरा टाइप था बीजाणु जनन उत्तक। बीजाणु जन उत्तक या बीजाणु जन कोशिकाएं स्पोरोजिनस टिश्यू। बीजाणु जन उत्तक जो था वो टेपिटम कोशिकाओं के नीचे पाया जाता है। टेपिटम यानी परागकोश की भित्तियों से घिरा हुआ जो बीच का भाग होता है वो बीजाणु जन उत्तक होता है। बीजाणु जन उत्तक की जो कोशिकाएं हैं वो द्विगुणित होती हैं। इन बीजाणु जन उत्तक का निर्माण प्राथमिक बीजाणु जन कोशिका से होता है, जो हमने कल ही इससे पहले वाले वीडियो के अंदर पढ़ा था। प्राथमिक बीजाणु जन कोशिकाएं बीजाणु जन उत्तक बनाती हैं और बीजाणु जन उत्तक की कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, जो कि कल अपने आखिरी में यह अध्ययन किया था कि ये द्विगुणित कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती हैं। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बोर्ड पर काफी चित्र बने हुए हैं, पहले अपन इन चित्रों के बारे में एक एक करके आराम से पढ़ेंगे। इससे पहले अपन अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं, तो आपको इन पर ध्यान नहीं देना है। जो मैं लिख रहा हूं, जो बता रहा हूं, उस पर ध्यान दीजिए। लघु बीजाणु मातृ कोशिका। बीजाणु जन उत्तक की कोशिकाएं लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण करती है। मातृ कोशिका अर्थात कोशिकाएं बनाती है। लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बीजाणु जन कोशिकाएं बनाती हैं। इन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं को दूसरा नाम भी है पराग मातृ कोशिकाएं। पराग मातृ कोशिकाएं, लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स या फिर पराग मातृ कोशिका, पोलन मदर सेल, जैसे कि अगर अपन इंग्लिश में लिखते हैं पोलन मदर सेल्स, तो इसको हम शॉर्ट में PMC भी बोल देते हैं। पराग मातृ कोशिकाएं बनती हैं लघु बीजाणु जन उत्तक या बीजाणु जन कोशिकाओं के द्वारा। अब इन बीजाणु जन कोशिकाएं यानी कि लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं बन गई। ये लघु बीजाणु मातृ कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं, 2N होती हैं। इन लघु बीजाणु मातृ कोशिकाओं से आगे चल करके लघु बीजाणु बनेंगे, अर्थात पराग कण बनेंगे, पोलन ग्रेन बनेंगे या माइक्रोस्पोर बनेंगे।
तो लघु बीजाणु मात्र कोशिका, द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका से लघु बीजाणु बनने की प्रक्रिया का आज हम अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से लघु बीजाणु का निर्माण होता है और निर्माण होने के बाद ये लघु बीजाणु किस रूप में अरेंज रहते हैं। तो अपन अपना आज का टॉपिक, आज का जो अध्याय है वो शुरू करते हैं। लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। आज का अपना टॉपिक है लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजिनेसिस की पराग लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा किस तरह से लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं से लघु बीजाणु का निर्माण होता है। तो परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित परागकोश के अंदर एक परागकोश द्विपालित है या एक पालित है। कल बताया था अपने को द्विपालित परागकोश भी होते हैं, एक पालित परागकोश भी होते हैं। उन परागकोश की पालियों में लघु बीजाणु धानियां होती हैं। तो परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका, द्विगुणित है लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, द्विगुणित यानी कि 2n, ये अपन ने इस तरफ लिख लिया। द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिकाओं के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा, इनमें कौन सा विभाजन होगा याद रखिएगा हमेशा, मियोसिस होगा इनके अंदर, अर्थात अर्धसूत्री विभाजन होगा, क्योंकि ये द्विगुणित है और युग्मक गैमेट जो होते हैं वो अगुणित होते हैं, इसलिए इसके अंदर अगुणित अर्धसूत्री विभाजन होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस जो डिवीजन है, मियोसिस है, अपन ने 11th क्लास के अंदर अध्ययन किया है कि मियोसिस दो बार होता है, एक मियोसिस फर्स्ट और दूसरा मियोसिस सेकंड। तो इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको पोलन मदर सेल भी कहते हैं, इस पोलन मदर सेल के अंदर दो बार मियोसिस डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। तो देखिए कि परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक कोशिका से चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण लघु बीजाणु जनन कहलाता है। जैसे सुनिएगा, परागकोश में उपस्थित लघु बीजाणु धानियों के अंदर लघु बीजाणु मात्र कोशिका के द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। लघु बीजाणु जनन या माइक्रोस्पोरोजिनेसिस कहलाता है। इसके अंदर अर्धसूत्री विभाजन दो बार करवाना है हमें। तो पहली बार विभाजन होगा, बराबर साइज की दो कोशिकाएं बनेंगी, लेकिन मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन है, अर्थात गुणसूत्र आधे हो जाएंगे और ये अगुणित अवस्था में आ जाएगा। ये फर्स्ट विभाजन हुआ। मियोसिस सेकंड विभाजन करेंगे तो फिर से दो और दो कोशिकाएं बनेंगी, दो और दो सेल्स बनेंगी। इस प्रकार से चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होगा, माइक्रोस्पोर बनेंगे। चार अगुणित लघु बीजाणु या माइक्रोस्पोर का निर्माण होता है। लघु बीजाणु अर्थात छोटे आकार के होते हैं। एक गुरु बीजाणु होता है जो कि मादा का भाग होता है, लघु बीजाणु नर का भाग होता है, छोटे आकार का होता है। तो परागकोश की लघु बीजाणु धानी में उपस्थित लघु बीजाणु द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका के अर्धसूत्री विभाजन से चार अगुणित लघु बीजाणुओं के निर्माण को लघु बीजाणु जनन कहा जाता है। सामान्यतः परागकोश की लघु बीजाणु धानी में गाढ़े जीव द्रव वाली कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो गाढ़े जीव द्रव वाली कोशिकाएं बीजाणु जन कोशिकाएं होती हैं। ये बीजाणु जन कोशिकाएं लघु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करती हैं और इन लघु बीजाणु मात्र कोशिका या पराग मात्र कोशिकाओं के द्वारा अर्धसूत्री विभाजन से लघु बीजाणु बनते हैं। अर्थात प्रत्येक सक्रिय लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन द्वारा चार अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण करती हैं। ये लघु बीजाणु अथवा परागकण भी कहलाते हैं। ये लघु बीजाणु या परागकण जब चार बनते हैं तो ये चारों के चारों परागकण, चारों के चारों परागकण आपस में चिपके रहते हैं और इस चिपकी हुई अवस्था को चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। टेट्राड, चतुष्क या टेट्राड कहा जाता है। ये चार लघु बीजाणु बनने के बाद में अपने विभिन्न स्थितियों के रूप में विभिन्न संरचनाओं के अंदर व्यवस्थित रहते हैं और ये चार में चार चिपके रहते हैं। इन्हें चतुष्क या टेट्राड कहते हैं। ये अलग अलग बाद में होंगे। बताया आपको, अगर आपको ध्यान हो, कैपिटम की कोशिकाओं से कैलेज नामक एंजाइम स्रावित होगा जो इनके कैलोज के बंधन को तोड़ देगा। ये अलग अलग हो जाएंगे। तो ये चार रूप में ये चतुष्क विभिन्न रूपों में व्यवस्थित रहते हैं। किस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं, माइक्रोस्पोर, इसका हम अध्ययन कर रहे हैं अब। तो यहाँ पर विभिन्न आकृतियां चतुष्क की दी हुई हैं। आपको टॉपिक दिख रहा होगा, चित्र दिख रहा होगा। विभिन्न आकृतियों के चतुष्क, विभिन्न आकृतियों के टेट्राड किस किस रूप में होते हैं। तो यहाँ पर आपने लघु बीजाणु जनन को पढ़ लिया कि परागकोश की लघु बीजाणु धानियों में उपस्थित द्विगुणित लघु बीजाणु मात्र कोशिका
से अर्ध विभाजन द्वारा चार लघु बीजाणु, चार अगुणित लघु बीजाणु निर्माण को लघु बीजाणु जन्म कहते हैं। ये लघु बीजाणु बनने के बाद में चतुष्क के रूप में आपस में व्यवस्थित रहते हैं और चतुष्क विभिन्न प्रकार के होते हैं। अपन इसको अगला टॉपिक करते हैं, विभिन्न प्रकार के विभिन्न आकृतियों के चतुष्क। सबसे पहले है पहला जो प्रकार चतुष्क का वो है चतुष्फलकीय यानी कि टेट्राहाइड्रल। चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल, तो चतुष्फलकीय टेट्राहाइड्रल इसमें क्या होता है देखिए, इस प्रकार के चतुष्क के अंदर या इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर तीन लघु बीजाणु, सिर्फ तीन लघु बीजाणु ही सामने से दिखाई देंगे और एक लघु बीजाणु पीछे की ओर होता है। तो सामने से देखने पर सिर्फ तीन ही दिखाई देते हैं, चौथा इन तीनों के पीछे की ओर स्थित होता है। चतुष्फलकीय प्रकार के चतुष्क जो बनते लघु बीजाणु के सबसे अधिक बनते हैं किनमें, द्विबीजपत्री पादपों में। अधिकांश द्विबीजपत्री पादप जो होते हैं उन पादपों के चतुष्क चतुष्फलकीय प्रकार के होते हैं। ठीक है, दूसरा है अब सेकंड समद्विपार्श्व बाइलेटरल। समद्विपार्श्विक या समद्विपार्श्व बोल देते, समद्विपार्श्विक भी बोल देते हैं, बाइलेटरल प्रकार से। इनमें क्या होगा, इनके अंदर थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा गया, समद्विपार्श्विक समद्विपार्श्विक बाइलेटरल इस प्रकार के चतुष्क के देखिए पहला टाइप यहाँ पर था चतुष्फलकीय जिसमें तीन ही लघु बीजाणु सामने से दिख रहे हैं, एक इनके पीछे। दूसरा है समद्विपार्श्विक, इसके अंदर सभी लघु बीजाणु एक ही तल पर होते हैं और सामने से देखने पर चारों के चार लघु बीजाणु एक ही तल में दिखाई देते हैं। इस प्रकार के चतुष्क जो बनते हैं वो बनते हैं मोनोकोटिलिडन प्लांट्स में, एक बीजपत्री जो पादप है उनके चतुष्क जो है वो समद्विपार्श्व प्रकार के होते हैं। इसके बाद में आता है तीसरा क्रॉसित रूप में यानी कि थर्ड है उस पादपों के अंदर क्रॉस्ड रूप में भी होते हैं जिसमें दो लघु बीजाणु दूसरे दो लघु बीजाणुओं को क्रॉस करता है या समकोण पर स्थित होते हैं। इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं। ये दो लघु बीजाणु है, फिर ये इसमें तीन ही दिखते हैं, एक इनके पीछे है, तो इसमें दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं जिससे ऊपर वाले जोड़े के दोनों लघु बीजाणु सामने से दिख जाएंगे और एक नीचे वाले युग्म का केवल एक लघु बीजाणु ही दिखाई देता है। इस प्रकार की व्यवस्था के अंदर दो लघु बीजाणु एक दूसरे से समकोण बनाते हैं जिसमें ऊपर के जोड़े या ऊपर के युग्म के दोनों लघु बीजाणु सामने से देखने पर दिखाई देते हैं परंतु नीचे के युग्म का केवल एक ही लघु बीजाणु दिखाई देता है। इस प्रकार की व्यवस्था जो मिलती है वो मिलती है मैग्नोलिया प्लांट के अंदर। मैग्नोलिया इसका एक उदाहरण है। मैग्नोलिया पादप के अंदर चतुष्क जो बनते हैं वो क्रॉसित रूप में होते हैं। इसके बाद में है चौथा टाइप है टी शेप या टी आकार, टी शेप या टी आकार में। इसमें क्या होता है टी शेप या टी आकार में, इस प्रकार के चतुष्क के अंदर दो लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ होते हैं, दो लघु बीजाणु अनुप्रस्थ और दो कैसे होते हैं, लंबवत होते हैं। इस प्रकार की अवस्था के अंदर दो लघु बीजाणु तो अनुप्रस्थ और दो लघु बीजाणु उसके लंबवत होते हैं जिससे ये टी आकृति के अंदर विन्यासित होते हैं। इसमें दो लघु बीजाणु दो लघु बीजाणु ऊपर वाले अनुप्रस्थ और नीचे वाले लंबवत होते हैं। इस प्रकार के लघु बीजाणु जो मिलते हैं वो मिलते हैं एरिस्टोलोकिया नामक पादप में। इसका एग्जाम्पल है एरिस्टोलोकिया पादप। एरिस्टोलोकिया नामक पादप के अंदर इस प्रकार का टी आकार के चतुष्क बनते हैं। अब अपना आखिरी रह गया पांचवा टाइप, फिफ्थ टाइप जो है वो है रेखिक, लीनियर रेखिक। इसमें क्या है, इसमें चारों के चारों लघु बीजाणु एक रेखा में एक लाइन में व्यवस्थित होते हैं, एक दूसरे के पीछे व्यवस्थित होते हैं, रेखिक रूप से या एक रेखिक क्रम में विन्यासित होते हैं। इस प्रकार के जो लघु बीजाणु चतुष्क बनते हैं वो बनते हैं हेलोफिया नामक पादप। हेलोफिया। तो ये पांच प्रकार के अपने चतुष्क हो गए कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्ध परिभाजन से चार लघु बीजाणु बनते हैं। तो ये चारों ही लघु बीजाणु
एक चतुष्क के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। चतुष्क 5 प्रकार के होते हैं। पहले सबसे पहले चतुष्फलकीय जो कि एक द्विबीजपत्री डाइकोटिलेडोनस सीड्स के अंदर पाया जाता है। दूसरा समद्विपार्श्वीय जो एकबीजपत्री पादपों के अंदर बनते हैं। उसके बाद में है क्रॉसित जो कि मैग्नोलिया नामक प्लांट में बनता है। और उसके बाद में टी शेप में है जो कि एरिस्टोलोकिया नामक प्लांट्स के अंदर होता है। और फिर रेखिक होते हैं, एक दूसरे के रेखीय क्रम में विन्यास्त होते हैं, जैसे कि हेलोफिला में। तो ये 5 प्रकार के विन्यास बने हुए हैं। चतुष्क के विन्यास बनते हैं 4 प्रकार से। इसके बाद में देखिए चतुष्क जो है आपस में हमेशा जुड़े ही नहीं रहते, क्योंकि परागकण है, इन्हें उड़ करके पक्षियों के द्वारा, कीटों के द्वारा अपनी ही जाति की वर्तिकाग्र पर जाकर के पहुंचना होता है, तो इन्हें अलग अलग होना पड़ता है। अतः लघु बीजाणुओं के मध्य जो कैलोज नामक बंधन होता है, चतुष्क जो आपस में सारे लघु बीजाणु आपस में जुड़े होते हैं, वो जुड़े होते हैं कैलोज नामक बंधन से। इस कैलोज नामक बंधन से जुड़े होते हैं। तो कैलोज जो लघु बीजाणुओं के मध्य कैलोज द्वारा निर्मित भित्ति होती है, इस भित्ति को कैलेज एंजाइम के द्वारा तोड़ा जाता है। कैलेज एंजाइम का स्रावण टैपिटम कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिससे जैसे कैलेज एंजाइम इन कैलोज के बंधन को तोड़ देता है, तो ये लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं और इनका आकार गोलाकार हो जाता है। जब ये गोलाकार हो जाते हैं तब ये परागकण कहलाते हैं, या लघु बीजाणु भी बोल देते हैं, परंतु इन्हें परागकण या पोलन ग्रेन कहते हैं। चतुष्क छूट जाता है, कैलेज एंजाइम के द्वारा विघटित हो जाता है। उसके बाद में अलग अलग होने के बाद में इन्हें परागकण कहते हैं। तो इसके बाद में हम परागकण के बारे में पढ़ेंगे, परंतु उससे पहले परागकण के बारे में कुछ विशेष बातें और पढ़ लेते हैं। इंपोर्टेंट बातें हैं, इंपोर्टेंट नोट है ये कुछ। देखिए कुछ पादपों के अंदर जैसे कि एस्क्लेपिडिएसी कुल फैमिली है, एस्क्लेपिडिएसी कुल यानी कि आक कुल, जिसमें आंकड़ा जो आप बोलते हो आक या आक प्लांट इसके अंदर आता है। इस आक के अंदर आंकड़े के चतुष्क जो होते हैं वो चतुष्क ना बन करके पराग पिंड बनाते हैं। क्या बनते हैं? पराग पिंड या पोलिनियम बनते हैं। पराग पिंड या पोलिनियम या पराग पिंडों का निर्माण होता है एस्क्लेपिडिएसी या आक कुल के अंदर। आक कुल में परागकण आपस में मिलकर के एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं। आक कुल में परागकण आपस में मिलकर के एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं, एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। पहला एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सामान्य रूप से चतुष्क मिलता है, लेकिन आंकड़े के अंदर या आक जो प्लांट होता है, इस आक प्लांट के अंदर परागपिंड या पोलिनियम का निर्माण होता है। इसके बाद में दूसरा प्रकार क्या है कि ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर, ड्रोसेरा और टाइफा में चतुष्क आपस में जुड़ जाते हैं। कई चतुष्क, कई टेट्राड आपस में जुड़ जाते हैं। टाइफा और ड्रोसेरा दो प्लांट है, एक है ड्रोसेरा और दूसरा टाइफा। ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर चतुष्क ही आपस में अनेक यानी कि बहुत सारे चतुष्क या टेट्राड आपस में जुड़ करके संयुक्त परागकण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण बनाते हैं। ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर कई परागकणों के चतुष्क आपस में जुड़ करके संयुक्त परागकण का निर्माण करते हैं। इसके बाद में कभी कभी क्या होता है कि देखिए चतुष्क के अंदर हमेशा एक चतुष्क में 4 परागकण ही होते हैं। नाम में चतुष्क है यानी कि 4 की संख्या हो चतुष्क या टेट्राड होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि चतुष्क में 4 से अधिक लघु बीजाणु भी जुड़े होते हैं। कई बार चतुष्क के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु भी होते हैं, तब इसे बहुबीजाणुता कहते हैं। बहुबीजाणुता। कई बार एक चतुष्क के अंदर 4 से अधिक लघु बीजाणु उपस्थित होते हैं, तो इस अवस्था को पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता कहते हैं। पॉलीस्पोरी या बहुबीजाणुता भी कहा जाता है। तो ये इसके परागकणों के चतुष्क के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी, जैसे कि पहला कि आक जो प्लांट है एस्क्लेपिडिएसी कुल या आक के अंदर परागकण एक विशिष्ट संरचना बनाते हैं आपस में मिलकर के, जिसे परागपिंड या पोलिनियम कहते हैं। इस परागपिंड पोलिनियम में कई परागकण होते हैं। दूसरा ड्रोसेरा और टाइफा के अंदर तो परागकणों के चतुष्क, कई चतुष्क ही आपस में जुड़ जाते हैं और संयुक्त परागकण बनाते हैं। कभी कभी एक चतुष्क के अंदर 4 से अधिक परागकण भी होते, तब इसे बहुबीजाणुता है, पॉलीस्पोरी कहते हैं। ये अपना टॉपिक पूरा हुआ लघु बीजाणु जनन के अंतर्गत। लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, लघु बीजाणु जनन होने के बाद में, लघु बीजाणु बनने के बाद में
किस प्रकार से अरेंज होते हैं और अरेंज होने के बाद चतुष्क के अन्य प्रकार भी कुछ मिल सकते हैं, उनके बारे में अपन ने पढ़ा। इसके बाद में अगला टॉपिक है परागकोश स्फुटन। तो परागकोश स्फुटन क्या है? परागकोश का टूटना। अपन यहां तक परागकोश स्फुटन यानी परागकोश का टूटना, क्योंकि परागकोश के अंदर ही परागकण बन रहे हैं और परागकोश जब टूटेंगे तो परागकण बाहर आएंगे और ये परागकण वर्तिकाग्र पर जाकर गिरते हैं, जिससे निषेचन प्रक्रिया पूरी होती है। तो अगला अपना टॉपिक है परागकोश का स्फुटन। परागकोश का स्फुटन यानी कि एंथर-डिसेंस। परागकोश की भित्ति का टूटना परागकोश का स्फुटन कहलाता है। परागकोश की भित्ति का टूट जाना परागकोश का स्फुटन कहलाता है। परिपक्व परागकोश की भित्ति, परिपक्व परागकोश की भित्ति के टूटने या फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। जब परागकोश पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है, उसमें परागकण बन जाते हैं, तब उसकी भित्ति टूट जाती है, भित्ति फट जाती है, जिसे परागकोश का स्फुटन कहते हैं। परागकोश के स्फुटन के लिए अंतःस्टिशियम जो भित्ति है, जिसमें सेलुलोज की पट्टिकाएं पाई जाती हैं, उन पट्टिकाओं के शुष्क होने पर खिंचाव उत्पन्न होता है, परागकोश फट जाते हैं। तो परागकोश के फटने के लिए जो आवश्यक कोशिकाएं सहायक होती हैं, वो होती हैं ओष्ठ कोशिकाएं। ओष्ठ कोशिकाएं परागकोश के स्फुटन में सहायक होती हैं। स्टोमियम भी इनको बोलते हैं, स्टोमियम सेल्स होती हैं, परागकोश के स्फुटन में ये सहायक होती हैं। स्टोमियम या ओष्ठ कोशिकाओं के द्वारा परागकोश का स्फुटन होता है, ओष्ठ कोशिकाएं या स्टोमियम के द्वारा। ये इतना ही है परागकोश के स्फुटन के बारे में। परागकोश का स्फुटन क्या होता है? परागकोश की भित्ति, परिपक्व परागकोश की भित्ति के फटने को परागकोश का स्फुटन कहते हैं। यह क्रिया ओष्ठ कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है, ओष्ठ या स्टोमियम सेल्स के द्वारा संपन्न होती है। इसके बाद में अपना जो अगला टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है लघु बीजाणु की संरचना। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर, लघु बीजाणु की संरचना चित्र आपके सामने बना हुआ है। तो लघु बीजाणु या परागकण क्या है? तो परागकण नर युग्मकोद्भिद की अर्थात मेल गैमेटोफाइट की, मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है, प्रथम कोशिका है। परागकण या लघु बीजाणु मेल गैमेटोफाइट की, इसको हिंदी कहेंगे नर युग्मकोद्भिद। उगने वाला है ना ये, क्योंकि ये अंकुरित होगा, परागकण अंकुरित होता है, उगता है, इससे पराग नलिका निकलेगी, तब इसे नर युग्मकोद्भिद कहेंगे। तो नर युग्मकोद्भिद को बनाने के लिए प्रथम कोशिका है परागकण। नर युग्मकोद्भिद क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद परागकण के ऊपर दो आवरण है, बाह्य चोल आंतरिक चोल बताएंगे, और उससे पराग नलिका निकलेगी। इस प्रकार से पराग नलिका के अंदर दो युग्मक होते हैं, तो ये नर युग्मकोद्भिद कहलाते हैं। परागकण, अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद है। अंकुरित परागकण, जब परागकण उग जाए, परागकण से पराग नलिका निकल जाए, अंकुरण हो गया, तो अंकुरित परागकण ही नर युग्मकोद्भिद है। तो इस नर युग्मकोद्भिद को बनाने के लिए पहली संरचना ये है। तो परागकण नर युग्मकोद्भिद की फर्स्ट सेल यानी पहली प्रथम कोशिका है। परागकण नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। प्रत्येक परागकण ये सामने बना हुआ है, प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय अर्थात यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय और गोलाकार संरचना वाला होता है, लगभग गोलाकार संरचना वाला होता है। प्रत्येक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोलाकार संरचना वाला होता है। और देखिए लघु बीजाणु का निर्माण किससे हुआ था? अर्ध विभाजन से हुआ था। तो ये कैसा होगा? गुणित होगा। ये इसकी विशेष बात है, ये इसकी सबसे विशेष बात है कि ये अगुणित होगा, क्योंकि अर्ध विभाजन से बना है, अतः इसकी गुणिता n होगी, हैप्लॉइड होगी, अगुणित होगा। तो एक परागकण एक कोशिकीय, एक केंद्रकीय, गोल फिर अगुणित संरचना वाला होता है, जिसकी भित्ति द्विस्तरीय होती है। इसके ऊपर दो स्तरों वाली भित्ति होती है। पहली भित्ति जो बाहर की तरफ होती है वो कांटेदार, गड्ढेदार, खुरदरी होती है, जिसे बाह्य चोल एक्साइन कहते हैं, और दूसरी भित्ति होती है जो कि कोमल मृदु होती है, अंतःचोल होता है। अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में।
और इनका अमाप भी अलग अलग पादपों में अलग अलग मिलता है। परागकण का साइज जो है वो अलग अलग पादपों में अलग अलग प्रकार का होता है, यानी अलग अलग आकार में अमाप में होता है। कुछ के बड़े कुछ के छोटे होते हैं। सबसे छोटे आकार के परागकण, नोट कीजिएगा विशेष बात, सबसे छोटे आकार के परागकण होते हैं मायोसोटिस एल्पिस्टिस में। मायोसोटिस एल्पिस्टिस के परागकण लगभग 10 म्यूएम के आकार के, 10 माइक्रोमीटर आकार के व्यास के। मायोसोटिस एल्पिस्टिस नामक पादप के परागकणों का साइज 10 म्यूएम होता है। तथा सबसे बड़े आकार के परागकण जो मिलते हैं वो मिलते हैं मिरेबिलिस जलापा मिरेबिलिस जलापा के परागकण सबसे बड़े आकार के बताए गए हैं, लगभग 200 म्यूएम व्यास के। सबसे यानी कि अलग अलग परागकण में अलग अलग अमाप के होते हैं, लेकिन सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पिस्टिस में लगभग 10 म्यूएम के और मिरेबिलिस जलापा के अंदर लगभग 200 माइक्रोमीटर व्यास के परागकण होते हैं। परागकणों पर 2 आवरण होते हैं। अपन दोनों आवरणों को अलग अलग पढ़ते हैं एक एक करके। तो देखिए, पहला जो आवरण परागकण की संरचना, परागकण चित्र बना हुआ है। पहला आवरण होता है इसके ऊपर बाह्य चोल यानी कि एक्साइन, बाह्य चोल या एक्साइन, यह है सबसे बाहर की ओर, यह बाहर से खुरदरा होता है, गड्ढेदार होता है, वह उभार युक्त होता है। यह बाहर से खुरदरा होता है, गड्ढेदार होता है, उभार युक्त होता है। इसके अंदर नुकीले यानी कि कुछ गड्ढेदार होता है तो उस नुकीले भाग बन जाते हैं। इसमें एक विशेष रासायनिक पदार्थ, ध्यान दीजिएगा, इसमें एक विशेष रासायनिक पदार्थ स्पोरोपोलेनिन। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर भी जब आपको टेपिटम पढ़ाया गया था, कौन से टाइप की स्रावी प्रकार की टेपिटम, तब भी स्पोरोपोलेनिन के बारे में बताया था। इसमें बाह्य चोल जो है, बाह्य चोल के अंदर विशेष प्रकार का पदार्थ होता है, स्पोरोपोलेनिन पाया जाता है। यह स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इस पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के दिखाई देते हैं और यह परागकणों का भौतिक व जैविक अपघटन नहीं होने देता। लंबे समय तक परागकणों को संरक्षित किस प्रकार रखा जाता है, कैसे रह जाते हैं, उसका एक ही कारण है स्पोरोपोलेनिन। स्पोरोपोलेनिन परागकणों का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता, इसी कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित या संरक्षित रहते हैं। तो बाह्य चोल का निर्माण स्पोरोपोलेनिन के द्वारा होता है। स्पोरोपोलेनिन इन गड्ढेदार भागों के अंदर पाया जाता है। यह स्पोरोपोलेनिन कैरोटीनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है और इसी के कारण से परागकणों का एक विशेष रंग होता है, गहरे रंग के दिखाई देते हैं। इसी पदार्थ के कारण परागकणों का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता, जिस कारण इनको लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इसके बाद में बाह्य चोल के अंदर, बाह्य चोल में कहीं कहीं पर छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है। बाह्य चोल में कहीं कहीं पर छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिसे जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। जनन छिद्र या जर्म पोर कहते हैं। जनन छिद्र या जर्म पोर कहा जाता है। इस जनन छिद्र या जर्म पोर के द्वारा जब परागकण अंकुरित होता है उस समय पराग नलिका बाहर निकलती है। द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में 3 जनन छिद्र, द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में 3 जनन छिद्र, जबकि एकबीजपत्री पादपों के परागकणों में एक ही जनन छिद्र पाया जाता है। तो द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में तो 3 जनन छिद्र हैं, जबकि एकबीजपत्री पादपों के परागकणों में सिर्फ एक ही जर्मपोर या जनन छिद्र पाया जाता है। ये था पहला भाग बाह्य चोल। इसका दूसरा पार्ट पढ़ते हैं। सेकंड पार्ट यानी कि दूसरा जो स्तर है इसका है अंतः चोल इन टाइम। यह कोमल मृदु होता है, यह मृदु होता है, कोमल झिल्ली
के समान होता है। जो पराग कणों के जीव द्रव्य को अंदर का जो मटेरियल है, अंदर की कृत्तिकाएं हैं, जीव द्रव्य है, इनको घेरे हुए रहता है। यह मुख्यतः किसका बना होता है? बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। बाह्य चोल किसका बना होता है? स्पोरोपोलिनिन का। तो अंतःचोल किसका बना होता है? अंतःचोल बना होता है पेक्टिन और सेलुलोज का, जिसे सम्मिलित रूप से बोलते हैं पेक्टोसेलुलोज। पेक्टोसेलुलोज का अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना होता है। परागकण के अंकुरण के समय अंतःचोल जनन छिद्र से पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। अंतःचोल जब परागकण अंकुरण होता है, जब परागकण से पराग नलिका निकलेगी, उस समय अंतःचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकलता है। तो इस तरह से परागकण के दो भाग होते हैं। एक भाग है बाह्य चोल, यानी कि दो आवरण होते हैं, दो स्तर होते हैं, बाह्य चोल और अंतःचोल। अंतःचोल पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ है, बाह्य चोल है वो स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ है। स्पोरोपोलिनिन के कारण ही परागकणों को लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। अब पराग जिस प्रकार से हमने लघु बीजाणु पढ़े थे, उसमें लघु बीजाणु की कुछ इंपोर्टेंट बातें थी। अब यहाँ पर परागकणों से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट बातें हैं। उससे पहले हम इसको फटाफट को रिपीट करते हैं। परागकण के ऊपर दो स्तर होते हैं, इन परागकण अलग अलग साइज के होते हैं। परागकण एक केंद्रीय, एक कोशिकीय, अगुणित गोलाकार होता है। इनका आमाप परिवर्तनशील होता है। सबसे छोटे आकार के परागकण मायोसोटिस एल्पिस्टिस के 10 μm के लगभग होते हैं, और मिराबिलिस जिलापक सबसे बड़े आकार के परागकण लगभग 200 μm के होते हैं। परागकण के ऊपर दो आवरण होते हैं। पहला आवरण है बाह्य चोल। बाह्य चोल से बाहर की ओर होता है, गड्ढेदार, उभार युक्त होता है, गड्ढेदार होता है, खुरदरा होता है। इसके अंदर स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ पाया जाता है। यह स्पोरोपोलिनिन नामक पदार्थ कैरोटीनोइड का ऑक्सीकारी बहुलक होता है। इसी पदार्थ के कारण परागकण गहरे रंग के दिखाई देते हैं, और इसी पदार्थ के कारण परागकणों का भौतिक और जैविक अपघटन नहीं होता, जिस कारण से लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। दूसरा जो भाग इसके बाह्य चोल के अंदर कुछ स्थानों पर छिद्रनुमा संरचना पाई जाती है, जिन्हें जनन छिद्र, जन्म पोर कहते हैं। इस जनन छिद्र के द्वारा पराग नलिका बाहर निकलती है। द्विबीजपत्री पादपों के परागकणों में 3 जनन छिद्र, जबकि एकबीजपत्री पादपों के परागकणों में 1 ही जनन छिद्र पाया जाता है। इसके बाद था अंतःचोल। अंतःचोल कोमल, मृदु में कोमल झिल्ली युक्त होता है, जो कि अंदर के परागकण के जीव द्रव्य को घेरे रहता है, और यह सामान्यतः या मुख्यतः यह पेक्टोसेलुलोज का बना हुआ होता है। परागकण के अंकुरण के समय अंतःचोल पराग नलिका के रूप में बाहर निकलता है। ये था परागकण के बारे में अध्ययन। इसके बाद में हम देखते हैं परागकण संबंधित कुछ इंपोर्टेंट नोट। कुछ इंपोर्टेंट नोट परागकण से संबंधित, तो देखिएगा। सबसे पहले तो कीट पराग, पहला नोट है, नोट नंबर पहला, यानी मुख्य पॉइंट पहला, कीट परागित पुष्प। ऐसे पुष्प जो कीटों के द्वारा परागित होते हैं। कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तैलीय परत पाई जाती है। तैलीय परत या तैलीय लेयर पाई जाती है, तैलीय परत पाई जाती है, जिसे क्या कहते हैं? पोलेन कीट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हमेशा याद रखना। 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 नंबर का अध्याय है ये। इस 4 नंबर के अध्याय में एक बड़ा क्वेश्चन पूछते हैं और छोटे क्वेश्चन पूछते हैं। पोलेन कीट तैलीय परत के रूप में होती है। कीट परागित पुष्पों, जो पुष्प कीटों के द्वारा परागित होते हैं, उन पुष्पों के ऊपर एक तैलीय परत पाई जाती है, जिसे पोलेन कीट कहते हैं। परागकणों का रंग, उनकी गंध और उनका चिपचिपापन, स्टिकी नेचर, स्टिकी चिपकने की जो प्रकृति है, चिपचिपापन, उनकी गंध इसी परत के कारण होती है। पोलेन कीट एक तैलीय परत होती है। कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर पाई जाती है, कीटों पर नहीं पाई जाती। कीटों के पुष्पों पर, परागकों के पुष्पों पर नहीं पाई जाती, पुष्पों के परागकणों पर पाई जाती है। लिखने में बहुत गलती करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। पुष्पों के परागकणों पर पाई जाती है। उस कीट परागित पुष्पों के परागकणों पर एक तैलीय परत पाई जाती है, इसे पोलेन कीट कहते हैं। इसी परत के कारण परागकणों का विशेष रंग, विशेष गंध और उनका चिपचिपापन होता है। इस पोलेन कीट का निर्माण करने वाले आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण, पोलेन कीट का निर्माण करने वाले आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। पोलेन कीट का निर्माण करने वाले आवश्यक पदार्थों का संश्लेषण टेपिटम की कोशिकाओं के द्वारा किया जाता है। इस पोलेन कीट का परागकणों के लिए, पोलेन कीट परागकणों के लिए अत्यंत उपयोगी होती है। क्यों? क्योंकि उनके चिपचिपेपन के कारण, पोलेन कीट के चिपचिपेपन के कारण यह कीटों की पंखों, परागकण कीटों की पंखों और उनके पैरों से आसानी से चिपक जाते हैं। दूसरा, पोलेन कीट परागकणों का यूवी, पोलेन कीट परागकणों को यूवी रे यानी कि पराबैंगनी किरणें या अल्ट्रावायलेट किरणों से सुरक्षा प्रदान भी करती है।
अपने गंध के कारण पोलन कीट के अंदर कोई विशेष गंध आती है, जिस गंध के कारण परागकण कीट परागकणों की ओर या पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। विशेष गंध के कारण कीट परागकणों या पुष्पों की ओर आकर्षित होते हैं। तो ये एक प्रकार से 3 कार्य हो गए, पोलन कीट के भी 3 कार्य हो गए। पहला कि अपने चिपचिपेपन के कारण कीटों के पंखों से आसानी से चिपक जाती है। दूसरा, अल्ट्रावायलेट किरणों से परागकणों की सुरक्षा करती है पोलन कीट। तीसरा, पोलन कीट के अंदर विशेष गंध आती है, जिस कारण से कीट इसकी ओर आकर्षित होते हैं। ये था पहला नोट। दूसरा नोट, नरयुग्मकोद्भिद की टैपिटम कोशिकाओं, नरयुग्मकोद्भिद टैपिटम कोशिकाओं के द्वारा उत्पन्न प्रोटीन। नरयुग्मकोद्भिद क्या है आपको बताया कि अंकुरित परागकण को ही नरयुग्मकोद्भिद कहते हैं। जब परागकण अंकुरित हो जाता है, इससे पराग नलिका निकल जाती है, यानी कि यह अंतःचोल है और अंतःचोल बाहर की ओर इस प्रकार से पराग नलिका का निर्माण करता है, तभी कहलाता है नरयुग्मकोद्भिद। इसमें 2 कोशिकाएं होती हैं, एक काय कोशिका, एक जनन कोशिका। आगे चलेंगे बताएंगे इसके बारे में। तो नरयुग्मकोद्भिद और टैपिटम कोशिकाओं द्वारा उत्पन्न प्रोटीन परागकणों के बाह्य चोल में उपस्थित खाली स्थानों में भरी रहती है। परागकण के बाह्य चोल में उपस्थित जो खाली स्थान होते हैं, इन खाली स्थानों में कोई विशेष प्रकार की प्रोटीन भरी रहती है। जब ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं, जैसे ही ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं, तो यह प्रोटीन परागकणों से निकल करके वातावरण में फैल जाती है। जब ये परागकणों की प्रोटीन, जब ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं, तो यह प्रोटीन वातावरण में फैल जाती है और वातावरण में फैलकर मनुष्य में ज्वर तथा विभिन्न प्रकार की पराग एलर्जी, पराग पोलन एलर्जी, पोलन एलर्जी, पराग एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न करती है। मनुष्य के अंदर ज्वर यानी कि फीवर, बुखार, विभिन्न प्रकार की पराग एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न करती है। तो नरयुग्मकोद्भिद और टैपिटम कोशिकाओं के अंदर उपस्थित प्रोटीन बाह्य चोल के खाली स्थानों में भरी रहती है। जैसे ये परागकण नमी के संपर्क में आते हैं, तब यह प्रोटीन परागकणों से बाहर निकल करके वातावरण में फैल जाती है और वातावरण में फैल करके मनुष्य में ज्वर यानी बुखार और विशेष विभिन्न प्रकार की पराग एलर्जी जैसे रोग उत्पन्न करती है। कई बार अपन ने सुना भी है कि जैसे बरसात होती है, बरसात होने के बाद रुक जाती है, तो रुकने के बाद में बहुत सारे रोग फैल जाते हैं, फीवर, वायरल आदि रोग होते हैं। तो उनका कारण यही होता है कि पेड़ पौधे आदि बरसात में गल जाते हैं, सड़ जाते हैं और परागकणों की जो प्रोटीन है वो भी निकल कर वातावरण में फैल जाती है, जिस कारण इस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यह प्रोटीन एक और भी अच्छा कार्य भी करती है, जिसे कहते हैं पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। काफी इंपोर्टेंट भी है ये भी। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया, इसके बारे में आगे पढ़े भी गए डिटेल से। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन, पोलन पिस्टिल स्त्री केसर को बोलते हैं इंटरैक्शन। पोलन पिस्टिल इंटरैक्शन की प्रक्रिया के लिए भी आवश्यक होती है। पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के द्वारा ये प्रोटीन अपनी निषेच्य वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायता करती है। पोलन पिस्टिल प्रक्रिया के दौरान, पोलन पिस्टिल पारस्परिक क्रिया के दौरान या पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के दौरान यह प्रोटीन या इस प्रकार की प्रोटीन अपनी निषेच्य वर्तिकाग्र को यानी कि अपनी ही जाति की वर्तिकाग्र को पहचानने में सहायक होती है, जरूरी होती है। इसलिए इस प्रोटीन का आवश्यक भी है, लाभ भी है। तो ये क्या होता है कि जो कई बार कीट होते हैं, उन्हें नहीं पता होता है कि हम किस फूल से उठ कर आए हैं, किस पे बैठ रहे हैं। वायु के द्वारा अनेक प्रकार के परागकण उड़ाए जाते हैं, तो वो परागकण विभिन्न प्रकार के पादपों वर्तिकाग्र पर गिरते भी हैं। तो अपनी ही जाति के परागकण अपनी ही जाति के वर्तिकाग्र पर जाकर नहीं गिरते, अलग अलग भी गिर जाते हैं, एक पर भी गिरते हैं। तो उस समय अपनी ही जाति के परागकणों को अपनी ही जाति वर्तिकाग्र पहचानती है। तो उस पहचान के लिए आपस में परागकण और वर्तिकाग्र की प्रोटीनों की मैचिंग होती है, मिश्रण होता है, उसमें पहचाना जाता है। तो वो प्रक्रिया होती है पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया। इस क्रिया के लिए प्रोटीन आवश्यक होती है। एलर्जी उत्पन्न करने वाले और भी पादप होते हैं, जैसे कि कांग्रेस घास या कांग्रेस घास, गाजर घास, कांग्रेस घास, गाजर घास, या इसका जो बॉटनिकल नाम है वो है पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस। पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस, पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस कई नाम है इसके। गाजर घास, कांग्रेस घास भी बोल देते हैं। फूल सफेद रंग के होते हैं इस कारण से। तो गाजर घास, कांग्रेस घास या पार्थेनियम हिस्टेरोफोरस
चिनोपोडियम बथुआ इसको बोलते हैं, ज्वार, सोरघम, वल्गेर आदि के पराग कण भी मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। बथुआ, चिनोपोडियम, सोरघम, वल्गेर, पार्थियनम स्टेरोफोरस या गाजर घास आदि के पराग कण मनुष्य में एलर्जी रोग उत्पन्न करते हैं। पार्थियनम स्टेरोफोरस तो काफी डेंजरस होती है। पार्थियनम स्टेरोफोरस आपको देखने में मिलते सफेद रंग के फूल होते छोटे आकार के। ये अपने यहाँ नहीं थी, ये जब बाहर विदेशों से जब अकाल वगैरह हुआ उस समय बाहर से जो गेहूं मंगाए गए उन गेहूं के साथ में ये अपने देश के अंदर आ गए, जिसके बीज गेहूं के साथ में आ गए और अपने इंडिया के अंदर भी ये इस प्रकार से फैल गई और इससे मनुष्य के अंदर एलर्जी या रोग उत्पन्न होते हैं। परागकणों का अध्ययन, उनकी कार्य की, उनकी संरचना का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की एक विशेष शाखा के अंतर्गत किया जाता है। परागकणों की संरचना का अध्ययन, उनकी संरचना, उनकी कार्य की, उनका आकार आदि का अध्ययन वनस्पति विज्ञान की विशेष शाखा के अंतर्गत किया जाता है, जिस शाखा को कहते हैं परागाणु विज्ञान। परागाणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी। परागाणु विज्ञान या पैलिनोलॉजी के अंतर्गत परागकणों की संरचना, उनकी कार्य की आदि का अध्ययन किया जाता है। इसका विशिष्ट अध्ययन, परागकणों का विशिष्ट अध्ययन करने के लिए इंडिया में और भी कुछ लैब या लेबोरेटरीज हैं, जैसे कि NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय वानस्पतिक अनुसंधान संस्थान लखनऊ के अंदर है, जहां पर परागकणों का विशेष अध्ययन किया जाता है। NBRI, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के अंदर। इसके अलावा वनस्पति शास्त्र विभाग उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद के अंदर, वनस्पति शास्त्र विभाग जो बॉटनिकल डिपार्टमेंट है, बॉटनी डिपार्टमेंट है, उस बॉटनिकल डिपार्टमेंट में हैदराबाद, उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद में और दिल्ली के विश्वविद्यालय के अंदर भी परागकणों का अध्ययन किया जाता है, परागकणों की संरचना का अध्ययन किया जाता है। ये कुछ विशेष बातें थी। इसके बाद में अगला टॉपिक है पराग उत्पाद, पोलन प्रोडक्ट। परागकण की संरचना या स्ट्रक्चर हो चुका है। अब अपन अगला टॉपिक पढ़ रहे हैं पोलन प्रोडक्ट। पोलन प्रोडक्ट यानी कि पराग उत्पाद। पराग कणों से कौन कौन से उत्पाद बनाए जाते हैं? सबसे पहला उनका कार्य है पराग भोज्य पूर्ति की तरह। पराग भोज्य पूर्ति की तरह। देखिए, पराग कणों के अंदर बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। पराग कणों में बहुत से पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इनके अंदर असंतृप्त वसा होती है, असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट होती है, असंतृप्त वसा भी सम्मिलित होती है। इसी कारण इनको पश्चिमी देशों में पराग कणों को दौड़ लगाने वाले घोड़ों, एथलीटों अर्थात धावकों, मनुष्यों के द्वारा भी, एथलीट जो होते हैं धावक होते हैं, एथलीटों की कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। ये कानूनी तौर पे सही नहीं होता है, परंतु फिर भी लोग छुपा छुपी के अंदर इसका उपयोग कर लेते हैं। तो पराग भोज्य पदार्थ के रूप में क्यों कहते हैं? पराग कणों में बहुत ही पोषक पदार्थ होते हैं, इनमें असंतृप्त वसा भी पाई जाती है। पश्चिमी देशों में दौड़ लगाने वाले घोड़ों और धावकों की कार्य कुशलता, एथलीट्स जो होते हैं, उनकी खिलाड़ी होते हैं, प्लेयर्स होते हैं, ये सभी इनकी कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए इनको दवाई के रूप में उपयोग किया जाता है। तो पोलन प्रोडक्ट के रूप में इनका उपयोग हो रहा है कि पराग कणों से विशेष प्रकार की दवाइयां बनती हैं, जिनसे कार्य कुशलता या क्षमता या पावर कुछ समय के लिए बढ़ाई जा सकती है। दूसरा, पराग क्रीम या परागण क्रीम, परागकण क्रीम, परागकण क्रीम। इसका यही कारण है कि पराग कणों के अंदर अपन ने पढ़ा था कि पराग कणों में यूवी प्रकाश से सुरक्षा करने की क्षमता भी पाई जाती है। इनमें असंतृप्त वसा होती है, अनसैचुरेटेड वसा होती है, जो इन्हें सूर्य की पराबैंगनी किरणों से सुरक्षित रखती है। पराग कणों के अंदर यूवी प्रकाश से सुरक्षा करने के लिए अनसैचुरेटेड वसा यानी कि फैट होती है या असंतृप्त वसा होती है। इस कारण से यूवी प्रकाश के अंदर ये खराब नहीं होते, लंबे समय तक संरक्षित रहते हैं, यूवी प्रकाश से बचाते हैं।
तो इस कारण से परागकणों को अनेक प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन अर्थात कॉस्मेटिक, क्रीम, इमल्सन आदि के अंदर त्वचा को मुलायम और सुरक्षित बनाए रखने हेतु किया जाता है। परागकणों का उपयोग परागकणों के अंदर असंगत वसा पाए जाने के कारण से परागकण भी प्रकाश की सुरक्षा प्रदान करते हैं। इस कारण से परागकणों को क्रीम के अंदर, सौंदर्य प्रसाधन कॉस्मेटिक के अंदर, इमल्सन के अंदर आदि में उपयोग किया जाता है, जिससे त्वचा को मुलायम और सुरक्षित रखा जाता है। दो कार्य है पराग उत्पाद के रूप में। अगला है परागकण। आज का ये आखिरी टॉपिक है परागकण का जीवन काल। परागकण का जीवन काल कितना समय होता है परागकण जीवित रहता है? तो परागकण का जीवन काल अर्थात देखिए, जब परागकण परागकोश से निकल करके परागकण परागकोश से निकलकर अपनी जाति वर्तिकाल पर पहुंचता है, निषेचन कर सकता है, तब तक की क्षमता को परागकण का जीवन काल कहते हैं। वह समय जिसमें परागकण कार्यरत रहता है, मतलब कार्यशील रहता है, कार्यक्षम रहता है, उसे परागकण का जीवन काल कहा जाता है। अलग अलग परागकणों का जीवन काल अलग अलग होता है। परागकणों का जीवन काल किस बात पर निर्भर करता है? विशेष बात ध्यान रखिएगा। परागकणों का जीवन काल आर्द्रता पर, आनुवांशिकी पर, उनकी आनुवांशिकी संरचना किस प्रकार की है, आर्द्रता पर, आनुवांशिकी पर, तापमान पर, इन पर निर्भर करता है। तापमान पर, आर्द्रता पर, आनुवांशिकी संरचना पर या आनुवांशिक क्षमता किस प्रकार है, उनके अंदर क्या क्षमता है, उसके आधार पर ये निर्भर करती है। तापमान अधिक होगा, ज्यादा होगा, आर्द्रता कम होगी तो परागकण नष्ट जल्दी हो जाते हैं। तो तापमान पर, आर्द्रता पर, आनुवांशिक क्षमता पर इनका जीवन काल निर्भर करता है। अनाजों के परागकणों का जीवन काल मात्र 30 मिनट का होता है, जैसे कि गेहूं है, राइस चावल है, इनका जीवन काल 30 मिनट का ही होता है। 30 मिनट का इनका जीवन काल होता है। गेहूं का, चावल का, इनके परागकण 30 मिनट तक ही जीवित रहते हैं। तभी तो गेहूं और चावल को बहुत पास पास उगाते हैं। गेहूं और चावल बहुत नजदीक नजदीक उगे होते हैं, ताकि परागकण निकले परागकोश से और पास ही के पास में दूसरा जो पादप है उसके ऊपर जाकर गिर जाए, काफी नजदीक नजदीक इसलिए बोल जाते हैं। तो इनका 30 मिनट का जीवन काल होता है। परंतु रोजेसी, सोलेनेसी कुल, जिसके अंदर टमाटर, बैंगन, आलू, मिर्च ये सभी आते हैं, तो सोलेनेसी कुल है, रोजेसी कुल है, ये सदस्यों में कई महीनों तक का जीवन काल होता है। यानी कि रोजेसी, सोलेनेसी कुल के पादपों के परागकणों का जीवन काल कई महीनों तक होता है, अर्थात वो कई महीनों तक उनके परागकण जीवित रह सकते हैं। परागकणों को और भी लंबे समय तक सुरक्षित करके रखा जा सकता है, उनका बिना विघटन हुए, और वो प्रक्रिया कहलाती है परागकणों का क्रायो प्रिजर्वेशन या क्रायो संरक्षण। क्रायो संरक्षण क्रायो प्रिजर्वेशन, परागकणों को क्रायो संरक्षण द्वारा द्रवित यानी द्रवित नाइट्रोजन N2, जिसका टेम्परेचर होता है -196 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना तापमान? परागकणों को क्रायो संरक्षण तकनीक के अंतर्गत द्रवित नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड नाइट्रोजन के ऊपर रख करके इन्हें लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। और इस प्रकार से संरक्षण करने के बाद में इन परागकणों को पोलन बैंक कहा जाता है या पराग बैंक। ये बात थी कुछ कि परागकणों को क्रायो संरक्षण द्वारा या क्रायो प्रिजर्वेशन द्वारा, क्रायो संरक्षण या क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा द्रवित नाइट्रोजन -196 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इन संरक्षित परागकणों को पोलन बैंक या पराग बैंक कहा जाता है। तो आज अपन ने सिर्फ और सिर्फ परागकण के बारे में ज्यादा पढ़ा है। पहले अपन ने परागकण को बनाया, लघु बीजाणु को बनाया, लघु बीजाणु मात्र कोशिका से, जिसे कहते हैं लघु बीजाणु जनन। उसके बाद में लघु बीजाणु जनन होने के बाद में लघु बीजाणु किस प्रकार से अरेंज रहते हैं, 5 प्रकार थे, विभिन्न आकृतियां अर्थात चतुष्क किस प्रकार की है उसके बारे में अध्ययन किया। उसके बाद में परागकण की संरचना का अध्ययन किया, जिसके 2 आवरण होते हैं, अंतःचोल, बाह्य चोल। सबसे छोटे सबसे बड़े परागकणों के बारे में बताया। उसके बाद में परागकण संबंधित कुछ विशेष नोट्स थे और जिनके अंदर पोलन किट के बारे में आया, पराग एलर्जी के बारे में, पार्थिनोमिस्ट के द्वारा एलर्जी के बारे में, परागकण की विज्ञान, परागाणु विज्ञान, पैलोलॉजी के बारे में पढ़ा।
उस्मानिया विश्वविद्यालय और वनस्पति शास्त्र विभाग दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर विशेष अध्ययन किया जाता है। और उसके बाद में अपने पराग उत्पाद पोलन प्रोडक्ट के बारे में भी पढ़ा है। पोलन प्रोडक्ट में पराग भोज्य पूर्ति के तरह काम में आते हैं, परागकण क्रीम बनाई जाती हैं। फिर परागकण का जीवन काल पढ़ा, परागकण के जीवन काल में उनके अंदर जो बातें थी उसके बारे में। परागकण का जीवन काल मुख्य रूप से निर्भर करता है तापमान, आर्द्रता, आनुवंशिक क्षमता पर। उसके बाद में अनाजों का जो जीवन काल है, अनाज के परागकणों का जीवन काल, गेहूं चावल आदि के परागकणों का जीवन काल मात्र 30 मिनट का होता है। और रोजेसी सोलनेसी कुल के परागकणों का जीवन काल कई महीनों तक का हो सकता है। क्रायोप्रिजर्वेशन तकनीक के द्वारा परागकणों को -196 डिग्री सेंटीग्रेड द्रव नाइट्रोजन पर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। इस प्रकार से संरक्षित परागकणों को पराग बैंक, पोलन बैंक कहा जाता है। आज की